गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था। पहले मैं होमवर्क जो है वो निकाल लेता हूँ। हम्म राहुल चौधरी, सुमित कुमार, पुनीत कुमार, गुड इवनिंग। राहुल चौधरी ने तो होमवर्क का आंसर भी लिख दिया भाई। ये जो कल होमवर्क दिया था आपको, इसका आंसर आपका क्या क्या आया है? ये कल होमवर्क दिया गया था ना, तो इस होमवर्क का आंसर आपको बताना है। यानी आप पहले से आंसर निकाल के लेके आए होंगे। विशाल, अक्षय, स्नेहा, काजल, गौतम, रूबी कुमारी, प्रफुल्ल, प्रदीप, अंशुल, शुभेंदु, जाना। क्या आंसर है भाई इसका, जो होमवर्क दिया गया था कल आपको? पूरी क्लास में एक ही बच्चे ने किया इसे? हम्म काजल, गौतम ने भी आंसर दिया हमें। देखो बेटा, इसने कहा है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र तल पर एक ध्वनि की तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड है, तो समुद्री गहराई बताओ। ये कह रहा आपसे, मान लो कि समुद्र है ये समुद्र है। ये बेटा समुद्र की तली। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक जहाज है। ठीक। तो कहा कि इस जहाज ने एक सिग्नल भेजा और ये टकरा के वापस आया। तो कह रहा है कि जो सिग्नल इसने भेजा है उसके इको प्रतिध्वनि प्राप्त हुई 2.5 सेकंड के बाद। कह रहा है कि अगर समुद्र में साउंड की स्पीड ले लें 1200, हालांकि 1500 होती है, 1500 के आसपास, इसने 1200 का है, तो जो ये कहेगा वो मानना है। तो समुद्र में जो स्पीड है पानी की, ये कह रहा है कि 1200 के, अगर 1200 मीटर पर सेकंड है तो समुद्र कितना गहरा है। तो बेटा ये जो इको आपने भेजी, जो सिग्नल आपको मिला 2.5 सेकंड के बाद मिला, तो इस 2.5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली जाएगी? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, दूरी होती है चाल गुना समय। तो 1200 गुना 2.5 यानी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3000 मीटर। और आपको मैंने कल बताया था कि जब भी आप इको निकालेंगे प्रतिध्वनि, तो इको वाले केस में आपके पास जो दूरी आएगी वो जाने की प्लस आने की आएगी। मुझे तो केवल समुद्र की गहराई निकालनी है, तो क्या करेंगे, टोटल दूरी का आधा कर देंगे, तो 1500 मीटर, यानी कि जो समुद्री गहराई होगी वो 1500 मीटर होगी। तो इको वाले केस में, प्रतिध्वनि वाले केस में, प्रतिध्वनि कब प्राप्त होती है कि साउंड जाए और टकरा के वापस आए। तो इको वाले केस में जो आपको स्पीड दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, उसे आप जो डिस्टेंस निकालेंगे वो जाने और आने की दूरी होगी। जाने प्लस आने की, ये दूरी क्या है, जाने और आने की दूरी, जाने प्लस आने की। हमें क्या निकालना है, केवल एक तरफ की गहराई निकालनी है। तो 1500 मीटर जिन बच्चों का आंसर आया है उन सब का ठीक है, बाकी गलत है। ठीक है, विशाल का भी ठीक है, सी ऑप्शन। शुभेंदु का भी सही है, काजल का सही है। इससे पहले हमें एक आंसर दिया था राहुल चौधरी ने, उनका भी सही था। सी आंसर जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब बेटा आज हम लिखेंगे रिवर्बरेशन गूंज। रिवर्बरेशन गूंज, गूंज के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर। देखो कि अगर हम रिवर्बरेशन गूंज की बात करें, देखो इको क्या है कि आपका साउंड रिपीट हो, रिपीटेशन ऑफ साउंड, हेलो 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 हेलो, उसे मैंने कहा था इको प्रतिध्वनि। बेटा जो रिपीटेशन होता है इसे हमने इको का, रिवर्बरेशन गूंज क्या है, गूंज का शायद एक नाम हो रहा है हिंदी में, कई बार इसके लिए का नाम ये भी यूज किया जाता है, अनुरण, ऐसे कुछ करके एक नाम है, अगर किसी हिंदी वाले बच्चों को पता हो अच्छे से
अणु रे अणे ने, अणुरण कुछ ऐसे बोलते होंगे इसे। तो गूंज देखो क्या चीज है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ई को प्रतिध्वनि को ही गूंज मानते हैं कि आपकी आवाज रिपीट हो रही है, हेलो 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 हेलो। वो कहते हैं कि आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज नहीं रही है, वो इको है, प्रतिध्वनि है। गूंज पता क्या है? आप मान लो कभी किसी बिल्कुल खाली मकान में गए, बिल्कुल खाली मकान हो, उसके अंदर आप बोलना आप हेलो, आपको हेलो एक ही बार सुनेगी, पर ऐसे सुनेगी हेलो, यानी आपको लगेगा कि वो हेलो बहुत देर में खत्म हो रही है। आपकी आवाज गूंजने का मतलब है कि आपको लगेगा कि आपकी आवाज हवा में ठहरी हुई सी है। खाली मकानों में खंडरों में आप बोलना, आपने बोला ओए, आवाज आएगी ओए। घर में आप पेंट कराते हैं, दिवाली अभी आएगी, पेंट कराओगे, बिल्कुल जो खाली कमरा होगा जिसके अंदर भाई पेंट कर रहा होगा पेंट वाला, उससे बात करोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा बात करने में, आवाजें गूंजेंगी। आप उससे भैया बाहर आके बात करो, आवाज ऐसे आएगी, और भैया क्या कर रहे हो। यानी कि गूंज में एक ही आवाज होती है, एक जो शब्द आप बोलोगे वो एक शब्द एक ही बार सुनेगा, पर लगेगा कि हवा में बहुत देर तक ठहरा हुआ है। ऐसा देखो क्यों होता है। जैसे मैंने कहा हेलो, अब मैंने हेलो कहा, अभी हेलो सामने वाली दीवार से टकरा के वापस आएगी, इस वाली दीवार से टकरा के वापस आएगी, इस वाली दीवार से, ऊपर वाली दीवार से और फर्श से। अब ये दीवारें मेरे से 17 मीटर दूर तो है नहीं, अगर ये 17 मीटर दूर होती तो जो हेलो टकरा के वापस आती अलग अलग सुनती। अब मैंने कहा हेलो, अभी जो हेलो बोली मैंने, इस वाली दीवार से टकरा के जो हेलो वापस आई वो इसी में मर्ज हो जाएगी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तो सारी की सारी इसी के अंदर मर्ज हो जाएंगी। तो साउंड मुझे बहुत देर तक हवा में ठहरा हुआ लगेगा, ऐसा सुनेगा हेलो, बहुत देर में जाके खत्म सा होगा। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हमारी मम्मी घर में कर्टेन पर्दे लगा के रखती है। तो आपके घर में बिल्कुल क्लियर आवाज क्यों आती है, आवाज गूंजती क्यों नहीं है? जो कर्टेन पर्दे होते हैं ना, क्या बोलते हैं आप हेलो, आपका साउंड जाता है पर्दों पर टकराता है, उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो टकरा के वापस आ ही नहीं पाता। या घर में आपको जो सामान रखा है वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए आपके घर में गूंज केवल कब बनेगी, जब मकान खाली होगा, उसके अंदर पेंट करा रहे होंगे, ये बिल्कुल नया मकान बना होगा, ये कोई आप नया मकान देखने जा रहे हैं किराए के लिए, खरीदने के लिए, बिल्कुल खाली मकान है, उसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी डीलर है जिससे आप बातचीत करोगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा, आवाज गूंजती हुई महसूस होगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई थिएटर तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, खुले से होते हैं, तो वहां तो बहुत आवाज गूंज सकती है, लेकिन थिएटर में बिल्कुल क्लियर आवाज क्यों आती है, मूवी देखते समय वहां पे आवाजें क्यों नहीं गूंजती? उसकी वजह क्या है? आप देखेंगे थिएटर में कर्टेन पर्दे लगे रहते हैं, नीचे कारपेट भी बिछी रहती है, जिस चेयर पे आप बैठते हैं वो भी ऐसे मेटेरियल की बनाई जाती है साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ये सारे काम करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है थिएटर में, क्यों थिएटर की जो दीवारें होती हैं वो बनाते हैं वो लकड़ी की, और उनके अंदर बारीक बारीक से छेद भी होते हैं। अगर दीवारें बेटा लकड़ी की हों और उनके अंदर हम बारीक बारीक से छेद कर लें, ऐसी दीवारें साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगी। तो जो भी थिएटर से जो साउंड निकल रहा है, हीरो का डायलॉग या गाना, जैसे वो साउंड जाके दीवारों पर टक्कर मारेगा, तो वो होल हो रखे हैं दीवारों के अंदर बारीक बारीक से, तो उन्हीं के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, पलट के वापस नहीं आएगा। तो थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं? तो ऑप्शन में लिख देगा इससे सस्ता पड़ेगा, खर्चा कम आएगा, कभी थिएटर टूट जाए तो कम चोट लगेगी, ऐसे फालतू के ऑप्शन लिखेगा। और एक क्या लिखेगा, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाते हैं ताकि गूंज एब्जॉर्ब की जा सके और बिल्कुल क्लियर आवाज थिएटर के अंदर सुनाई दे सके। वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो लिखेंगे द वॉल्स ऑफ थिएटर, द वॉल्स ऑफ थिएटर आर made of wood, are made of wood, so that reverberation, so that reverberation can be absorbed। हिंदी में लिखेंगे थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सकें। थिएटर की लकड़ी की बनाई जाती है ताकि गूंज को अवशोषित कर सकें। ठीक है सर, प्लीज सेंड करने पर कमेंट नहीं जा रहा है, प्लीज सेंड करने पर
कमेंट की स्पेलिंग तुम गलत लिख रहे हो भाई, और समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलो एक बटा लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे सोनार। तो सोनार का हमने हल्का फुल्का से क्लास में पहले जिक्र किया है, आज थोड़ा डिटेल में जिक्र करेंगे इसका हम, सोनार। बेटा मैंने आपको बताया था पहले कि सोनार सिस्टम जो है ये बड़े बड़े पानी के जहाजों पे लगा होता है। मत करो भाई मुकेश इतनी मेहनत, किसने कहा इतनी मेहनत करने के लिए? आप छोड़ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, अब ये बेटा जो सोनार है, सोनार, ये सोनार सिस्टम जो है ये बड़े बड़े पानी के जहाज के ऊपर हम लगाते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये जैसे हमने इको नहीं पढ़ा था आपने अभी कल की क्लास में कि एक बंदे ने घंटी बजाई, साउंड दीवार पे गया, टकरा के वापस आया, तो हमने देखा था कि कितने सेकंड के बाद साउंड वापस आया और साउंड की स्पीड कितनी, उस हमने दीवार तक की दूरी निकाल ली थी। तो सोनार सिस्टम से भी हम क्या करते हैं, बस इसमें हम साउंड कौन सा वाला यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, परा सर्वे। याद करो मैंने आपको लिखवाया था कि सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। तो सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव निकलती हैं, वो समुद्र की तली पर टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी। तो इसके अंदर जो कंप्यूटर लगा होगा सोनार में, वो ये देखेगा कितने सेकंड के बाद वेव टकरा के वापस आ रही है। स्पीड उसे पता ही होती है, वो डिस्टेंस निकाल के आधा कर लेगा, क्योंकि इको में आपको पता ही है कि साउंड जाएगा, टकरा के वापस आएगा, दूरी आधी करेंगे, समुद्री गहराई आ जाएगी। तो जब भी आपको पानी के अंदर की चीजों का पता लगाना हो तो हम यूज करते हैं सोनार सिस्टम का। ये बिल्कुल इको वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे इको में साउंड गया, दीवार पर टकरा के वापस आया, हमने दीवार तक की दूरी निकाल ली, ऐसे सोनार क्या करता है कि इससे जो अल्ट्रासोनिक वेव टकराई, टकरा के वापस आई, तो हम समुद्र की गहराई निकाल लेंगे। ये समुद्र के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट है, उस पर टकरा के वापस आएंगी वेव, तो उसकी दूरी निकाल लेंगे। तो सोनार सिस्टम का हम यूज करते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर किसी भी चीज की लोकेशन पूछे कि समुद्र गहराई नापने के लिए इसका यूज करते हैं सोनार का। समुद्र के अंदर दुश्मन की कोई पनडुब्बी तो नहीं घूम रही है हमारे वाटर एरिया में, कोई सबमरीन तो नहीं है, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी तो नहीं घूम रही, किसका पता लगाए, कौन पता लगाएगा, सोनार। कोई समुद्र में टूटा हुआ जहाज पड़ा है कहीं पे मान लो, उसकी लोकेशन कौन बताएगा, सोनार। पानी के अंदर कोई आइसबर्ग, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा तो नहीं है, जैसे टाइटैनिक जहाज क्यों डूब गया था कि वो एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े पर टकरा गया था। आजकल नहीं टूटते, क्योंकि सोनार सिस्टम पहले ही बता देता है कि इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा इतनी डिस्टेंस पर है। तो कोई पानी के अंदर बर्फ का कोई टुकड़ा तो नहीं फंसा हुआ, कहीं पड़ा तो नहीं है, सब कौन बताएगा, सोनार। जैसे पेपर में पानी का जिक्र करे, वाटर का जिक्र करे, अंडर वाटर कोई भी चीज की लोकेशन बतानी हो, आप सीधे सीधे सोनार पर टिक लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके यूजेस पे, टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में, समुद्र की गहराई का पता करने में, टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। सेकंड, टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। फिर लिखेंगे टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। रैक का मतलब होता है टूटे हुए, खराब, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। सी डेप्थ तो समझ गए ना हिंदी वाले, समुद्र की गहराई का पता करने में। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। पानी के समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। यानी अंडर वाटर कोई भी चीज हो, कौन पता लगाएगा, सोनार। इस बेटा सोनार की फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो SONAR, सोनार की फुल फॉर्म क्या बनी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आई बात समझ में। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन आता है कि जो सोनार है इसमें हम किस वेव का यूज करते हैं।
इसे हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, परासर्वे तरंगों का। अल्ट्रासोनिक ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोनार के अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, परासर्वे तरंगों का। और अल्ट्रासोनिक मैंने बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है अल्ट्रासोनिक की, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। एक सेकंड रुको, चलो ठीक है, ओके। तो सोनार की फुल फॉर्म है ये। अब इसमें हम एक लिखेंगे बेटा आगे हम, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। देखो हाँ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये बेटा जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है, एक बार एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर में से क्वेश्चन पूछा, लेकिन बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन। पता क्या पूछा उन्होंने, ये नहीं पूछा कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है क्या, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या, ये नहीं पूछ रहा। वो पता क्या पूछ रहा है कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड किस ईयर में दिया गया। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड दिया गया 1842 में, 1842 इसका ईयर पूछ लिया। हालांकि अभी जो एडीक्यूटी पेपर ले रहा है एसएससी के, तो मैं देख रहा था उन्होंने इस बार ईयर वियर नहीं पूछे, उन्होंने स्टेनो का भी उन्होंने पेपर लिया, उन्होंने अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे साइंस के। बाकी का मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट का, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे उसमें। तो ये उन्हें ऐसी बदतमीजी नहीं की कि इसका साल बता दो किस साल में दिया। अभी डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या है, जिससे जनरली क्वेश्चन आता है उस पर आते हैं हम, ये हमें बताता क्या है। देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी आपको, पहले समझना इसे ध्यान से। ये तो जैसे मान लो कि हमारे पास में ये, अरे क्या हो गया, ये बेटा मान लो कि कोई व्यक्ति, ऐसे हम कहेंगे लिसनर, सुनने वाला, श्रोता, लिसनर, ठीक है। अरे बेटा मान लो कि गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर ये मान लो कि एक, इस गाड़ी के ऊपर एक कोई स्पीकर लगा हुआ है, इससे साउंड निकल रहा है, ठीक है। सेम वही सिचुएशन में यहां पर बना रहा हूं। अब देखो, आप सबको एक बात पता है, पहले एक छोटी सी बात समझना। मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, एक बच्चा मेरे साथ में यहां पे खड़ा है, ठीक है। मैं इधर को भाग रहा हूं, मान लो कि 50 की स्पीड से, एक बच्चा इधर को भाग रहा है 20 की स्पीड से, तो मेरे भागने की स्पीड 50 है, उसकी 20 है। अगर मैं भागते भागते उससे पूछूं भाई मेरी स्पीड कितनी है, वो कहेगा गुरुजी आपकी स्पीड है 30। मैं कहूंगा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो 50 की स्पीड से भाग रहा हूं। वो कहेगा भले आप 50 की स्पीड से भाग रहे हो, तो 20 से मैं भी तो भाग रहा हूं, तो 50 में से 20 उसने कवर कर ली, उसे तो मेरी स्पीड केवल 30 दिखाई देगी। इसे हमने पहले भी पढ़ा है और आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो 50 से मैं भले भाग रहा हूं, 20 कवर कर ली, 30 ही स्पीड दिखेगी। लेकिन अगर हम अपोजिट में भाग रहे होंगे, मेरी स्पीड 50 उसकी 20, तो उसमें मेरी स्पीड दिखाई देगी 70। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दिखती है जुड़ते हुए, और सेम में दिखती है घटते हुए। हालांकि मैं भाग 50 ही रहा हूं, अगर आप मेरे साथ साथ हो तो मेरी 20 की स्पीड से, तो आपको मेरी स्पीड 30 ही दिखेगी, और अपोजिट में आ रहे हो तो आपको मेरी स्पीड 70 दिखाई देगी। वैसे ही जैसे बेटा मान लो कि उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये गाड़ी में जो स्पीकर लगा इससे एक साउंड निकला, तो मान लो से जो साउंड निकल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है 500। मान लो कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 थी, ये साउंड मेरे कान में जा रहा है और मुझे एक किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड ये महसूस हो रहा है, हाँ बढ़िया ठीक है, ये साउंड मेरे कान में आया। लेकिन अगर मैं इस जो स्पीकर से आवाज निकल रही है, अगर मैं इसकी तरफ को भागने लगूं, ये स्पीकर मेरी तरफ को भागने लग जाए, तो मान लो आप यहां पे खड़े हैं,
साउंड का जो सोर्स है, जहां से आवाज निकल रही है, जो सोर्स है इसका, स्पीकर ये यहाँ पर है, अगर ये एक दूसरे की तरफ को भागने लग जाएं, या तो लड़का इसकी तरफ को भागे या ये इसकी तरफ को भागे, दोनों ही भागने लग जाएं, अगर ये एक दूसरे की तरफ को भागेंगे ना, तो पता क्या होगा, इस व्यक्ति को जो साउंड है पहले से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का लगेगा। जैसा साउंड ये पहले महसूस हो रहा था उससे अलग साउंड लगेगा। अरे बहुत तेजी के साथ इसकी तरफ भागे, इसकी तरफ भागे, तो आपको ये पहले से उच्च आवृत्ति का साउंड लगेगा। फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब ये है, हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हाई लगेगी यानी मुझे इसकी पिच, इसकी तारत्व भी हाई लगेगा। कल हमने पढ़ा था ना कि जो पिच है, तारत्व, आवाज का पतलापन या मोटापन, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप इसकी तरफ को भागना शुरू करेंगे या ये स्पीकर इसकी तरफ को भागेगा, तो ये साउंड पहले से हाई फ्रीक्वेंसी का महसूस होगा। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई पिच का महसूस होगा, यानी कि आवाज पहले से पतली लगेगी। तो जैसा साउंड ये आपको पहले लग रहा था उससे ज्यादा पतला साउंड महसूस होगा। तो नजदीकियां बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी पहले से हाई महसूस होती है। लेकिन अगर ये व्यक्ति इससे दूर भागने लगे या ये स्पीकर इससे दूर जाए या दोनों ही एक दूसरे से दूर भागने लग जाए, तो क्या होगा, अगर मान लो इसका साउंड जो है पहले फ्रीक्वेंसी थी 500 हर्ट्ज, तो दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी इसकी पहले से मुझे लो लगेगी, नहीं निम्न आवृत्ति का साउंड लगेगा। फ्रीक्वेंसी लो का मतलब है कि इसकी पिच भी लो लगेगी। लो पिच यानी कि आवाज लगेगी पहले के मुकाबले मोटी सी आवाज लगेगी, फ्लैट वॉइस लगेगी। तो जब कोई व्यक्ति आवाज सुन रहा होता है और जहां से आवाज आ रही है अगर वो सोर्स उससे दूर भागे, तो साउंड जैसा पहले लग रहा था उससे ज्यादा मोटा, फ्लैट सी, भारी सी आवाज लगेगी। नजदीक आने पर ज्यादा पतली सी आवाज महसूस होती है। नजदीक आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई लगती है, दूर जाने पर लो लगती है। तो जो फ्रीक्वेंसी में ये आभास होता है आपको चेंज होने का, आवृत्ति में जो परिवर्तन का जो आभास होता है, इसे हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड कहते हैं। तो पहले पेपर में केवल ये पूछता था कि एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूर जा रही है, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूर जा रही हो, तो उस ट्रेन से जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से लो लगेगी या हाई लगेगी। तो आप किस पर टिक लगाते हैं? आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रही है, तो उसके हॉर्न का जो आवाज है, जो साउंड है, वो आपको पहले से जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके मुकाबले हाई लगेगा कि लो लगेगा? आज मैंने कई महीनों के बाद में एक बच्चे को ब्लॉक किया है, ये ओवर स्मार्ट बन रहा था। कुछ बच्चे पता नहीं क्लास में क्यों ओवर स्मार्ट बनते हैं, पता नहीं क्या सोच के आते हैं क्या नहीं, ओवर स्मार्टनेस झाड़ रहा था ये। इस हमने कहा बेटा तुम ब्लॉक रहो, अब जो तुम्हारा मन करे वो कमेंट करो। ओवर स्मार्टनेस की बड़ी हद है। एक बच्चा देखो, हाँ कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। एक भाई शुभम सिंह, टाइम से आया करो क्लास में, क्लास में टाइम का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हमारे पास आंसर आया है स्नेहा का, आशीष, प्रफुल्ल, सौरभनाथ, दीपक। एक ही रजनी का गलत है अभी तक जितने बच्चों को मैंने देखा है, बाकी सबका सही है। भाई एक चीज बताओ, अगर आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, अगर कोई ट्रेन छोड़ के दूर जा रही होगी, दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी लो लगती है ना, तो आपको बताना सर लो फ्रीक्वेंसी का साउंड लगेगा। अगर वो ट्रेन नजदीक आ रही होती तो हाई का बताते हैं हम। हाँ बाकी ठीक है, पुनीत, रवि, दिलीप, जो भी लो लो लिख रहे हैं सबका ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, हाँ लिखेंगे। द अपरेंट चेंज, द अपरेंट change in frequency, the apparent change in frequency due to relative motion, due to relative motion between listener and source of sound is called Doppler's effect of sound, is called Doppler's effect of sound। हिंदी में लिखेंगे श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच, श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच सापेक्ष
गति से आवर्ती में होने वाला आवर्ती में होने वाला आभासी परिवर्तन ध्वनि का डोपलर प्रभाव कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, श्रोता और ध्वनि के स्रोत, यानी कि श्रोता यानी कि सुनने वाला, और ध्वनि का स्रोत जहां से साउंड आ रहा है, श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच सापेक्ष गति से, ये नजदीक आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, तो सुनने वाला और ध्वनि का जो सोर्स है उनके बीच सापेक्ष गति से आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन की आवृत्ति हाई लगेगी या लो लगेगी, इसे हम कहते हैं ध्वनि का डोपलर प्रभाव। ये डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है, ध्वनि का डोपलर प्रभाव है। ठीक है, तो 1842 में दिया गया था। इसके डेफिनेशन लिख लेना। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि किस ईयर में दिया गया, 1842, ये तो फालतू है। ये ऑप्शन क्या बनेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आपको लग रहा है, आपके ये जो साउंड का जो सोर्स है, जो यहां से साउंड निकल रहा है, उनके सापेक्ष गति की वजह से कि आप उसके नजदीक जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो सुनने वाले और ध्वनि का जो स्रोत है, सोर्स है, उनके बीच में जो सापेक्ष गति है कि वो नजदीक आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, इस सापेक्ष गति की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आपको नजदीक आने पर हाई लग रही है और दूर जाने पर लो लग रही है, इसे हम कहते हैं डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। या तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि एक व्यक्ति खड़ा है, कोई स्पीकर उससे दूर भागेगा तो फ्रीक्वेंसी लो लगेगी, नजदीक आएगा तो हाई लगेगी। ठीक है, अच्छा, अभी बेटा हमारे पास में अब बिल्कुल हम एंड में इसके जा रहे हैं। अब देखो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है साउंड के, वो सारे के सारे आपने पढ़ लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूं 1 से 2 मिनट में। जितने क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में और आज पढ़े, आप सारे के सारे आपको याद होंगे। कोई आपसे पूछे कि हम कहां से कहां तक की आवृत्ति का साउंड सुन सकते हैं, हम बोलेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं, सबको याद है। 20 से कम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, इंफ्रासोनिक अपसर्वे। 20,000 से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक परासर्वे कहलाएगी। ये अल्ट्रासोनिक जो है परासर्वे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर है, इसका बैट चमगादड़ यूज करते हैं, डॉल्फिन मछलियां यूज करती हैं, इसका यूज सोनार सिस्टम में यूज किया जाता है, सोनोग्राफी में यूज करते हैं, याद होगा। अगर फ्रीक्वेंसी जो है लो है तो ऐसा साउंड लो पिच का होगा, मोटी आवाज होगी जैसे लड़कों की आवाज। साउंड अगर हाई फ्रीक्वेंसी का, उसकी पिच हाई होगी, पतली आवाज होगी जैसे लड़कियों की आवाज। लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो साउंड से भी तेज भागें, या जिनकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में होती है। इको प्रतिध्वनि सुनने के लिए दीवार से दूरी कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए। और इको के न्यूमेरिकल में जब हम दूरी निकालते हैं तो दूरी जाने और आने की आती है, एक तरफ की दूरी का निकालने के लिए हम उसका आधा कर देते हैं। रिवर्बरेशन, गूंज से बचने के लिए थिएटर में दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, उनके अंदर बारीक बारीक से होल भी होते हैं। और ध्वनि का डोल प्रभाव तो मैंने आपको अभी बताया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बोल रहा था, आपके दिमाग में भी इनके आंसर वैसे ही चल रहे होंगे। अब इसमें बिल्कुल लास्ट में टेक्निकल कुछ चीजें बची हैं जो मुझे आपको बतानी है, तो यहां तक का बताओ कि क्लियर है कि नहीं है। यहां तक अगर बातें क्लियर है तो वाई लिखेंगे, समझ में आया तो वाई, नहीं आया तो एन। नंबर ऑफ क्लास मत देखा करो, जो मैं क्लास में बता रहा हूं ध्यान से सुन लोगे वो वैसे याद हो जाएगा। क्लास में हम क्वेश्चन भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो कई बार नंबर ऑफ क्लासेस देखने में आपको ज्यादा लग सकती हैं, उनमें कंटेंट ऐसा नहीं कि आपको इतनी क्लास का है, वही यही क्लास है 20-25 में भी खत्म हो सकती थी अगर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कराता। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें पढ़ना लिखने से मतलब होता है कम, उन्हें मतलब क्या होता है क्लासों के नंबर गिनेंगे, इतनी क्लास हो गई। वो ये नहीं देखते कि हमने कितनी बातें लिखी, कितनी बातें समझी, वो क्लास के नंबर ही देख रहे होते हैं, कब खत्म होगा, कितना बचा है, कितनी क्लास हो गई, उनका कुछ नहीं होना। अभी मैं आगे आपको थ्योरी कराता, ये क्वेश्चन करा नहीं कराऊं तो टाइम बचेगा, कुछ और पढ़ लोगे इसमें आप। बेटा क्वेश्चन करना से बच्चे, ये करो। सुमित कुमार कहने कृष्ण गिरी है, काजल गौतम, मुस्कान यादव,
हरकेश, नितिन कुमार, भूपेश गुज्जर, रवि, अतुल, रोबी, पुनीत कुमार, शिवेंदु जना, राहुल चौधरी, सौरभ नाथ, दीपक, लक्ष्य सिंह, पूर्वी, मुस्कान, अभी, मुझे तो सब, हाँ बढ़िया भाई, तुम्हें सब पता, बाकी बच्चों को भी सभी याद है, बढ़िया। देखो इसने कहा कि डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने लगा कि डॉपलर प्रभाव किससे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो डॉपलर प्रभाव में कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे इंडिपेंडेंट है। एक लिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स, कि सोर्स जो है कितना तेजी से भाग रहा है। एक लिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लिसनर, कि श्रोता का वेग कितना है। एक कह रहा है उनके बीच के डिस्टेंस। बेटा डॉपलर इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बंदा सुनने वाला ये कितना तेज भाग रहा है, या ये जो सोर्स है वो कितना तेज इसकी तरफ को आ रहा है, या कितना दूरी जा रहे हैं। इनके बीच के डिस्टेंस क्या है वो इंपोर्टेंट नहीं है। वेलोसिटी बहुत इंपोर्टेंट है, कितना तेजी के साथ नजदीक आ रहे हैं या कितना तेजी के साथ दूर जा रहे हैं। ठीक है। अनुभव बंसल, भाई अनुभव सारे क्वेश्चन का आंसर दिया करो, है ना। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे किसी का नहीं दे रहे हैं। पहला आंसर देख रहा हूं मैं आपका। चलो अब यहां पर सबका ठीक था, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है इसका, है ना। अब बेटा हम यहाँ पे कुछ और चीजें पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि साउंड की जो स्पीड है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, किसके बढ़ने से बढ़ेगी, किसके घटने से घटेगी, किसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, 4-5 लाइन हमें लिखनी है। लिखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर इफेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। तो बेटा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। देखो इससे बड़ा आसान तरीका है समझने का। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, और मैंने कहा था कि 22 डिग्री पे होती है 343 मीटर पर सेकंड। आप सबको देख के पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर हमने 0 से 20-22 कर दिया तो स्पीड भी बढ़ गया 332 से 343 होगी। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। तो याद रखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। पेपर में लिखा होगा तापमान बढ़ेगा साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी। हम बोलेंगे तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे अगर मैं आपको एक मोटा मोटी सी आइडिया दूं, हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर, जैसे मान लो आपने 22 से 23 कर दिया, तो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 22 से 23 कर दो तो बेटा साउंड की जो स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो हर 1 डिग्री के साथ में साउंड की स्पीड बढ़ती है 0.61। मान लो कि 22 डिग्री पे थी 343, तो 23 डिग्री पर कितनी होगी, 343.61 होगी। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो अगर आपने 22 पे साउंड की स्पीड इतनी है तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाओगे तो लिख लेंगे से कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। अच्छा दूसरा, कई बार वो ऐसे अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन। कई बार तो ऐसे पूछेगा तापमान बढ़ेगा साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी बढ़ेगी। कई बार पूछता है कि हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड लगभग कितनी बढ़ती है, 0.61। कई बार वो ऐसे पूछता है कि तापमान 4 गुना करेंगे तो साउंड की स्पीड कितने गुना हो जाएगी। बेटा साउंड की जो स्पीड होती है ना, ये टेम्परेचर के अंडर रूट के समानुपाती होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर मैंने पहले से 4 गुना कर दिया, मान लो कि टेम्परेचर मैंने कर दिया, ये टेम्परेचर मैं कह रहा हूं 4 गुना, ये केल्विन वाला है,
डिग्री सेल्सियस में होगा तो उसे केल्विन में बदलना पड़ता है। तो मान लो कि टेम्परेचर जो था, मान लो पहले 200 केल्विन था, अब मैंने उसे 800 केल्विन कर दिया, तो टेम्परेचर करा मैंने 4 गुना। तो बेटा 4 का रूट लेंगे तो बाहर कितना आएगा 2, तो स्पीड दुगनी हो जाएगी। तो टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाएंगे तो स्पीड पहले की दुगनी हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। टेम्परेचर 9 करेंगे तो 3 गुना, और टेम्परेचर कर देंगे 25 गुना, तो स्पीड बढ़ जाएगी पहले से 5 गुना। ठीक है, तो टेम्परेचर के रूट के समानुपाती है। एक ये वाला चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो गुने वाला क्वेश्चन पूछे कि 4 गुना तापमान करने पर स्पीड दुगनी, हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड कितनी बढ़ती है 0.61, और सिंपली पूछे कि तापमान बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, तो हम बोलेंगे बढ़ेगी। 4 गुना करने पर स्पीड दुगनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास 2 प्रकार के साउंड हैं अलग अलग, मान लो मैंने एक ये अलग स्पीकर लिया, एक अलग लिया, 2 साउंड है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो आपको क्या लगता है कौन सा साउंड तेज भागता होगा? लो फ्रीक्वेंसी वाला तेज भागता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला? साउंड की जो स्पीड है वो कौन सा साउंड की तेज होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाले की कि लो फ्रीक्वेंसी वाले की? लो फ्रीक्वेंसी की हाई? हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। साउंड की स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती ही नहीं है। जो बच्चे लिख रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड, सबका लाइन से गलत है, और लो वालों का तो और भी गलत है। ये तक मुझे 3-4 बच्चों को ठीक आंसर दिखाई दिया जिन्होंने कहा कि सेम स्पीड। भाई आप एक चीज बताओ, आप कहीं पे गए, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे एक भाई जो है वो पियानो बजा रहा है, एक गिटार बजा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, एक बांसुरी बजा रहा है, एक झुनझुना बजा रहा है, एक बाजा बजा रहा है। अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, बांसुरी, पियानो, गुन है ना, बाजा वाजा सब, ये सबसे अलग अलग प्रकार का साउंड निकल रहा है। सबकी आवाज अलग अलग प्रकार की, बांसुरी की आवाज बिल्कुल अलग है, ढोलक की अलग है, सबसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है। बेटा पर ये सारे के सारे साउंड आपको एक साथ ही सुनते हैं। अगर कहीं पर 20 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो ना, उन सबकी आवाज एक साथ ही आपके कान के पर्दे पर पहुंचती है, इसलिए आप म्यूजिक को एंजॉय कर पा रहे हो। अगर ऐसा होता कि 20 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, कुछ की आवाज पहले कान के पर्दे पहुंच रही, कुछ की बाद में, तो इतना मिस मैच हो जाता कि आप कभी म्यूजिक को ऐसे एंजॉय ना कर पाते। फिर आप एक बार में केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट सुना करते। फ्रीक्वेंसी का साउंड की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, चाहे हाई का हो, चाहे ढोलक की आवाज हो, चाहे बाजे की हो, चाहे पियानो की, चाहे आवाज पतली हो, चाहे मोटी हो, सब एक ही स्पीड से भागती हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला लिखेंगे हम प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। बेटा प्रेशर इफेक्ट बताना आपको, मान लो कि एक जगह एयर प्रेशर कम है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर जहां पर एयर का प्रेशर, वायु का दाब ज्यादा होगा, उस जगह साउंड तेज भागता होगा कि धीरे भागता होगा? आपको क्या लगता है कि प्रेशर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है कि घटती है? सब करेंगे। शुभम, सौरभ, शुभेंदु, भूपेश, विशाल, अक्षय, रूबी, दिलीप, अनुभव, सब करते रहो भाई। बताओ क्या आंसर होगा इसका?
चांस मेरे पास यहाँ पर भी आने लगे हैं। इसका भी आंसर बेटा ज्यादातर का गलत है। देखो प्रेशर का भी बेटा साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक चीज बताओ, आप जैसे प्लेन एरिया में रह रहे हैं, आप अपने दोस्त से अपने फैमिली वालों से बातचीत कर रहे हैं डेली। आप मान लो कोई पहाड़ों पर घूमने जाओ, आपको पता है कि जो ऊंचे पहाड़ों पर एयर का प्रेशर कम होता है, जितना आप जमीन से ज्यादा हाइट पर जाओगे तो एयर प्रेशर कम होने लगता है। आप मनाली घूमने गए, शिमला घूमने गए, कभी ऐसा हुआ कि जब वहां पे आप जाते हैं तो आप बातचीत कर रहे हो अपने घर वालों से, तो आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी आवाज पहुंच रही है उनके पास या देर से आवाज पहुंच रही नहीं? जैसी बातचीत हम अपने घर में बैठ के करते हैं, वैसे मनाली के होटल में बैठ के भी ऐसी बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी आवाज जल्दी हमारे पास पहुंचेगी बाद में। प्रेशर का भी साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं है। ये हमें आंसर सही दिया है एक सुमित कुमार ने। एक सौरभनाथ का भी ठीक है, पर निर्मल करती है, राहुल चौधरी ये लिखना है, नहीं करती है। बाकी जो कह रहे हैं बढ़ेगी घटेगी, उन सबका गलत है। लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल बेटा देखो, दाब का कोई प्रभाव नहीं है। ध्वनि की चाल पे आवृत्ति का भी कोई प्रभाव नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो हाई हो सेम चलेगा। एयर प्रेशर लो हो ज्यादा हो साउंड सेम स्पीड से चलेगा। टेम्परेचर के बढ़ने पे साउंड की स्पीड बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। बेटा जब बिल्कुल पहली क्लास मैंने पढ़ाई थी ना आपको वेव चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुझे एक चीज बताओ, साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी के बढ़ने पर बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? तो याद करो मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड में साउंड तेज चलता है, पर किस सॉलिड में तेज चलेगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी। एल्युमिनियम की डेंसिटी कम तो साउंड तेज भाग रहा है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस में साउंड तेज कहां चलेगा? हाइड्रोजन गैस में तेज चलेगा, उसकी डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी का उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो डेंसिटी के बढ़ने पे घटेगी, घटने पे बढ़ेगी। तो डेंसिटी के घनत्व के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल घटती है, तो डेंसिटी का उल्टा प्रभाव पड़ता है। डेंसिटी जो होती है बेटा वो साउंड की स्पीड के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं डेंसिटी पहले से 4 गुना कर दूं तो स्पीड कितने गुना रह जाएगी? देखो डेंसिटी करोगे आप 4 गुना, तो 4 का रूट 12 जाएगा 2, यानी कि स्पीड रह जाएगी आधी। तो डेंसिटी 4 गुना करने पर स्पीड पहले की आधी रह जाएगी। तो डेंसिटी का उल्टा प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। ये बात मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, जब आपको मैंने वेव पढ़ाया था कि साउंड जो है अलग अलग सॉलिड में अलग अलग चलता है। लोहे में, गोल्ड में, एल्युमिनियम का हमने केस भी लिया था कि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे स्पीड कम आई थी, और एल्युमिनियम की डेंसिटी कम थी तो वहां स्पीड ज्यादा आई थी, है ना। तो एक बटा लिखेंगे लास्ट में, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। ये बेटा बड़ा पूछता है एग्जाम में। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। भाई ह्यूमिडिटी समझते हैं ना आप? जैसे आजकल मौसम चल रहा है ना, अगस्त में, जुलाई अगस्त के महीनों में आपको पता है कि कैसा होता है? जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ही ह्यूमिड वाला मौसम होता है, चिपचिपापन वाला मौसम, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। हम कहते हैं बहुत ही ह्यूमिडिटी है, हवा में बहुत नमी है, बहुत मॉइस्चर है। जब हवा में पहले से बहुत ज्यादा नमी है तो हमारी बॉडी पे जो पसीना है ना वो भाप बन के उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि पहले से बहुत नमी है। तो हवाएं आसपास जो हमारे हैं वो और ज्यादा नमी लेने की इच्छुक ही नहीं होती। वो कहते हैं भाई साहब पसीने जहां पर हो वहीं के वहीं रहो, यहाँ तो पहले से बहुत नमी भरी पड़ी है। कपड़े 5-5 दिन नहीं सूखते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, क्यों? पहले से हवा में बहुत नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो कपड़ों का पानी भाप बन के उड़ ही नहीं पाता। तो बताओ जब ह्यूमिड मौसम होता है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने में साउंड की स्पीड बढ़ती है घटती है कि सेम रहती है? तो बेटा याद रखना, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी, हवा में नमी ज्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड
आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल है ये बहुत आता है, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी साउंड की स्पीड होगी ज़्यादा। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब पता है ऐसा क्यों होता है बेटा? जो ह्यूमिड एयर होती है ना, जिनके अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ये हवाएं लेस डेंस होती है, कम घनत्व वाली होती है सूखी हवाओं से। बहुत सारे बच्चे उल्टा लिख देते हैं और में उन्हें लगता है कि जो ह्यूमिड एयर है, नमी वाली हवाएं, उन्हें लगता है कि ज्यादा भारी होती है, डेंस होती नहीं। बादल हवाओं के ऊपर क्यों तैर जाते हैं? हवाओं की डेंसिटी कम है, हवाएं हल्की होती हैं, बादल हल्के होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी कम है, इसलिए सूखी हवाओं के ऊपर तैरते हैं वो। तो जो ह्यूमिड एयर होती है, जो नमी वाली हवाएं, इनकी डेंसिटी होती है कम। और आपको पता है कि जिस हवा की डेंसिटी कम होगी उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बिल्कुल सूखी हवाएं जो होती हैं मार्च अप्रैल के महीने वाली, और एक होती है नमी वाली हवाएं, मॉइस्ट एयर, गीली हवाएं जुलाई अगस्त के महीने वाली, इनमें से लेस डेंस, कम घनत्व वाली कौन सी होती है? नमी वाली हवाएं। सूखी पर टिक मत लगा देना। तो यहां पर लिखेंगे हम, एक नोट लिखेंगे, ये बहुत गलत करते हैं बच्चे। मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। इन्हें लिखेंगे आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा, लिखो आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा, शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है, कम होता है। मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं पीडीएफ से, इनके आपको आंसर देने हैं। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से आंसर देंगे इनका। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर जो लिखना भाई आगे है ना। अमित कुमार कह रहे हैं आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। बेटा देखो, सबका नाम लेना संभव नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं तो शुरू में जिन बच्चों के नाम आगे 5-7-8 कमेंट आ गए, उसका फिर हम ऐसे मुड़ जाते हैं, इधर बताने लगते हैं। तो सबके नाम पढ़ने के लिए तो हम क्लास में आए नहीं है, तो रह जाता है इसलिए। और दिक्कत क्या होती है कि जो बच्चे लाइव क्लास में आगे चल रहे होते हैं, बार बार उन्हीं के नाम रिपीट होते रहते हैं। जिनके कमेंट थोड़े से लेट आते हैं उनका रह ही जाता है। तो हमारे पास में आने शुरू हुए हैं। इसने कहा है कि साउंड मूव्स विद हायर वेलोसिटी। साउंड तेज कब चलता है? एक लिख रहा है कि प्रेशर ऑफ मीडियम डिक्रीज। बेटा प्रेशर का तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। अब ये नहीं कि आप ये देखा आपने बी पर टिक लगा के आगे, यानी देखो बी एंड सी भी लिखा है। ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज। ह्यूमिडिटी बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। इन्हें डी ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। हालांकि यहाँ सौरभ, शुभम, किरण, गौतम, काजल, सॉरी किरण चौधरी, काजल, गौतम, नितिन, विशाल, शुभेंदु से पहले पुनीत, अक्षय, हरकेश, दिलीप, रॉबिन, अनुभव, आशीष, मुस्कान यादव, अमित कुमार। लो भाई आपका नाम पढ़ दिया हमने इस बार। इन सबको एकदम ठीक है, बढ़िया। देखो ये मुस्कान यादव ने गलत किया पूरी क्लास में। एक बच्चे का और किसी का गलत था, उसका कमेंट चला गया नीचे। एक लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना। वो सही नहीं पूछ रहा, गलत पूछ रहा कि कौन सा गलत है।
द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र है। हाँ, दाब को कोई प्रभाव पड़ता नहीं तो ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, हमें गलत ढूंढना है। तापमान में वृद्धि के साथ वायु में ध्वनि की चाल बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड बढ़ेगी, ये भी गलत हो गया। आर्द्रता वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है, गलत हुआ। देखो, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, कह रहा है कि कम हो जाएगी, तो गलत है, ये मेरा आंसर है। साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी पे प्रभाव नहीं बेटा। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से केवल लाउडनेस बढ़ती है या घटती है, उसका ध्वनि की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं है, तो ये भी सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का है, सी क्वेश्चन गलत पूछा, गलत है सी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। देखो बेटा, ये मान लो कि आपने एक इकाई क्षेत्रफल लिया, यूनिट एरिया का मतलब है कि आपने एक एरिया ले लिया, मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में यूनिट एरिया से यूनिट सेकंड में जो भी एनर्जी गुजरेगी उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। आप खुद सोचो, ये हर एक ऊर्जा के लिए डेफिनेशन है भाई, कोई एरिया है उसे प्रत्येक सेकंड बहुत ज्यादा एनर्जी पास कर रही है, तो नहीं, वो एनर्जी बहुत ही इंटेंस है। प्रत्येक सेकंड किसी एरिया से कम एनर्जी पास कर रही है, यानी कि उतनी इंटेंसिटी नहीं है। तो प्रत्येक सेकंड यूनिट एरिया से जो एनर्जी गुजरेगी वो कहलाएगी इंटेंसिटी। ठीक है, पिच आपको बेटा पता ही, आवाज का पतलापन या मोटापन होता है ना। म्यूजिक तो म्यूजिक है ही। देखो, एक चीज होती है टोन, एक होता है नोट। टोन क्या होता है और नोट में क्या फर्क होता है। टोन का मतलब होता है वो साउंड जो एक सिंगल, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, नहीं एक ही आवृत्ति का साउंड। जैसे सारे गामा पाधानी सा में हर एक शब्द की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, सा एक सिंगल फ्रीक्वेंसी इसकी, रे की बिल्कुल अलग है, गा मा पा धा नी सा, इनमें हर एक वर्ड की बिल्कुल अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो टोन का मतलब होता है ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति की ध्वनि, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति की ध्वनि, यानी कि वो साउंड जिसकी एक ही आवृत्ति हो, एकल आवृत्ति की ध्वनि। बेटा नोट कैसे बनता है, सुना होगा ना म्यूजिकल नोट। नोट क्या बनता है, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को आप मिला देंगे, मान लो कि सारे गामा पता नहीं से सारे आप इनकी सारी फ्रीक्वेंसी को मैच करके एक बड़ा सा कोई नोट बनाएंगे, म्यूजिकल नोट। तो नोट होता है मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो टोन कहलाता है, नोट होता है ए मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का मिश्रण। ठीक है बेटा, आपका साउंड वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा कुछ बैच जो हमारे पुराने बैच हैं उनमें एक उनका बिल्कुल एंड में चल रहा है, जिनके बैच में काफी क्लासेज हो चुके हैं, जो थोड़े पुराने बैच हैं, नए बैच की बात नहीं कर रहा, जिनमें वेव पहले ही चैप्टर था, उनके लिए जो पुराने बैच हैं उनमें एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचा, एक फ्लूइड, तो यानी कि अगली 4-5 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, है ना। जो पुराने बैच हैं जिनमें काफी क्लास हो चुके हैं, 40-45 से ज्यादा हो चुकी होंगी, उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो नए बैच है उनका तो खैर अभी चलता रहेगा, रंगारंग कार्यक्रम। तो चलो बाकी कल मिलते हैं। कल है थर्सडे फ्राइडे, यानी कि वेव चैप्टर हम खत्म कर देंगे फ्राइडे को, और नेक्स्ट वीक के शुरू के 3 दिन यानी बुधवार को, नेक्स्ट बुधवार को आपका पुराने बैच वालों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।